जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 13 सितंबर 2025 को 17 बीपीएससी का पीटी का एग्जाम का डेट रखा गया है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आज से हम लोग टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो है हमारा टेस्ट नंबर 1 है, जो कि केजीएस का है, यानी खान ग्लोबल एकेडमी की तरफ से यह निकाला गया है टेस्ट सीरीज, जिसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लगभग 150 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से जाकर इस वीडियो की पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न गवाते हुए हम सीधा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है आज का, और ये बाइलिंगुअल में, मतलब इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया। तो केवल मैं यहाँ पर हिंदी के क्वेश्चंस को करूँगा, क्योंकि 150 क्वेश्चन है। अगर दोनों भाषा में मैं अगर पढ़ने लगूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो पीडीएफ में आप दोनों भाषा में दिया गया, आप देख लेंगे वहाँ से जाकर। पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म से द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। तो याद रखना है कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, इसमें हमको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिलता है। यानी जब Na2SO4 को हम लोग बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 से अभिक्रिया कराते हैं तो ये बनता है क्या, ये बनता है BaSO4, और क्या बनता है, ये बनता है NaCl। तो इसमें आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिलेगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि जब तांबा हवा में मौजूद नम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है और धीरे धीरे अपनी चमकदार भूरी सतह खो देता है और एक हरा आवरण निर्मित करता है, मतलब निर्मित जो हो जाता है, यह हरा पदार्थ किसका एक उदाहरण है। तो याद रखना है ये कोरोजन यानी संक्षारण का उदाहरण है दोस्तों। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी सक्रिय प्रतिरोधक क्षमता को परिभाषित करता है। आपसे पूछा गया कि सक्रिय प्रतिरोधक क्षमता को कौन परिभाषित करता है। तो याद रखना है कि इसका मतलब होता है क्या, सक्रिय प्रतिरोधक क्षमता का मतलब कि इसका विकास तब होता है जब किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली संक्रमण या टीकाकरण के बाद एंटीबॉडी का उत्पादन करती है। ये होता है सक्रिय प्रतिरोधक क्षमता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं प्रकृति में यानी नेचर से उष्माशोषी होती है। उष्माशोषी अभिक्रिया किसको कहते हैं। उष्माशोषी अभिक्रिया उसको कहते हैं जो अपने आसपास के वातावरण से उष्मा को क्या करता है दोस्तों, अवशोषित करता है। तो ठोस का पिघलना, जैसे बर्फ जो है पानी में पिघलता है, तो ये जो है उष्माशोषी अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण, पौधों को प्रकाश अपना भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश को लेना पड़ता है, यह भी क्या है, उष्माशोषी अभिक्रिया है। जल का विद्युत अपघटन, जल के मॉलिक्यूल यानी H2O के जो मॉलिक्यूल है उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ने के लिए भी उष्मा की आवश्यकता होती है, इसी को बोला जाता है जल का विद्युत अपघटन। तो ये भी उष्माशोषी अभिक्रिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर कि निम्नलिखित में से पौधे के किस समूह को जनन के लिए पानी की आवश्यकता के कारण आमतौर पर पादप जगत का उभयचर यानी एम्फीबिया कहा जाता है। तो सभी को मालूम होगा कि पादप जगत का एम्फीबिया जो है ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका उपयोग व्यापक रूप से ईंधन के रूप में किया जाता है, और यह बायोगैस और संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कॉम्प्लेक्स नेचुरल गैस का एक प्रमुख घटक है। राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। फॉर्मूला भी याद रखेंगे CH4। और ये मीथेन जो है एक ग्रीन हाउस गैस भी है, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि तंत्रिका तंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा कथन जो है दोस्तों गलत है। तो सेरेब्रम मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है और सोचने के लिए उत्तरदायी है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल इसमें सही दिया गया है। रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क और शरीर के बीच संदेश भेजने में मदद करती है, यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा है कि डेंड्राइट तंत्रिका आवेगों को न्यूरॉन के सेल बॉडी से दूर ले जाता है, तो दूर नहीं ले जाता है, ये क्या करता है, पास लाता है डेंड्राइट जो होता है। तो यही स्टेटमेंट इसमें हमारा गलत हो गया। डी भी देख लेते हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं मस्तिष्क को शामिल किए बिना रीढ़ की हड्डी द्वारा नियंत्रित होती है, तो यह भी स्टेटमेंट इसमें सही है। गलत पूछा गया था तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है रुद्धोष्म परिस्थिति यानी एडियाबेटिक। आप समझ सकते हैं रुद्धोष्म का इंग्लिश होता है एडियाबेटिक। परिस्थितियों में किसी प्रक्रिया के होने के लिए सही स्थिति क्या है।
तो इसमें जो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है दोस्तों, उसमें याद रखना है कि विनियमित जो ऊष्मा होती है उसमें शून्य होता है। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है? एडियाबेटिक प्रोसेस वैसे प्रणाली को कह सकते हैं आप जिसमें क्या होता है कि प्रणाली और परिवेश के बीच कोई ऊष्मा का आदान प्रदान इसमें नहीं होता, नहीं तो वो जो सिस्टम है वो ऊष्मा लेगा और नहीं अपने से ऊष्मा छोड़ेगा, तो उससे कहा जाता है एडियाबेटिक परिस्थिति या कंडीशन कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि अलैंगिक प्रजनन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलैंगिक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा जो है कथन इसमें से सही है? तो पहला है हमारा कि संतान आनुवांशिक रूप से माता पिता के समान होते हैं, यह बिल्कुल सही है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में संतान आनुवांशिक रूप से माता पिता के समान होते हैं। इसमें युग्मकों के संलयन के लिए दो माता पिता की आवश्यकता होती है, एक ही की आवश्यकता होती है, तो ये तो स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। अब दो दो जहां पर है उसको खत्म कर दीजिए, यहाँ पर है यहाँ पर है, ये खत्म हो गया। या तो इसका आंसर सी होगा या तो डी होगा। आगे देखते हैं। इसमें द्विविखंडन, मुकुलन और बीजाणु निर्माण जैसी प्रक्रियाएं शामिल है, बिल्कुल सही है कि इसमें द्विविखंडन होता है, मुकुलन होता है और बीजाणु निर्माण जैसी प्रक्रियाएं शामिल होता है। इसके परिणाम स्वरूप आनुवांशिक रूप से विविध संतानों का जन्म, विविध संतानों जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, ना कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया दोस्तों? गलत हो गया। तो राइट आंसर इसका हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है? तो हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा CO2 का अवशोषण होता है और ऑक्सीजन का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि विगलन की प्रक्रिया के दौरान किसी पदार्थ का तापमान क्या होता है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि विगलन की प्रक्रिया के दौरान किसी पदार्थ का जो तापमान है तो क्या रहता है? तो यह याद रखना है कि एक समान रहता है, यानी विगलन का अर्थ क्या हो गया? गलनांक, विगलन। ठीक है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मैच कराना है। एक तरफ पादप हार्मोन दिया गया, दूसरे तरफ उसका कार्य दिया गया। ठीक है। आइए 12 को हम लोग मैच कराते हैं। तो ऑक्सीन, ऑक्सीन का क्या है? तो तो ऑक्सीन जो होता है अंकुरों में कोशिका विभाजन और लंबाई को क्या करता है? ये बढ़ाने का काम करता है। जिब्रेलिन का क्या काम है? तो जिब्रेलिन का जो काम है वह बीज की प्रसुप्ता अवस्था को तोड़ता है और बीज के अंकुरण को बढ़ावा देता है। ये जिब्रेलिन पादप हार्मोन का काम है। साइटोकैनिन का क्या काम है? तो साइटोकैनिन जो होता है वो क्या करता है? कोशिका विभाजन को क्या करता है? तीव्र कर देता है, यानी बढ़ाने का काम करता है। और एब्सिसिक एसिड का काम क्या है? तो यह बीज की निष्क्रियता को क्या करता है? यह बढ़ावा देता है। तो ए का हो गया 2, बी का हो गया 3, सी का हो गया 4 और डी का हो गया 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 12 का 2314। 2314 किस में है? तो यह है ऑप्शन ए में। 231 सॉरी 2341 2341 किस में है? तो 2341 है दोस्तों, यह है ऑप्शन बी में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है तापमान में वृद्धि के साथ कण वाष्प अवस्था में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त डैश प्राप्त करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों गतिज ऊर्जा। तो जब तापमान में वृद्धि के साथ कण वाष्प अवस्था में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त गतिज ऊर्जा जो है दोस्तों प्राप्त करता है। नेक्स्ट है कवक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फंगी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा कि कवक जो होता है विषमपोषी जीव है जो क्षयकारी कार्बनिक पदार्थों से पोषक तत्वों को अवशोषित करता है। नेक्स्ट है अभिकथन और कारण से रिलेटेड सवाल। सवाल है हमारा कि आनुवांशिक रूप से संशोधित यानी GM फसलें कीटों का प्रतिरोध कर सकती है, जिससे रासायनिक कीटनाशकों की आवश्यकता कम हो जाती है। कारण इसका दिया गया कि आनुवांशिक रूप से संशोधित GM फसलों में वांछित विशेषताओं को उत्पन्न करने के लिए विशिष्ट जीनों की कृत्रिम रूप से डाला जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और कारण जो है दोस्तों यानी आर जो है एक आज सही व्याख्या भी कर रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निक्षेपण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निक्षेपण के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना है कि गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में रूपांतरण ये कहलाता है निक्षेपण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जैविक प्रणालियों में प्रोग्राम्ड कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को संदर्भित करता है? 17 का राइट आंसर हो जाएगा, ये कहता है एटोप्टोसिस। जिसमें क्या होता है कि एक जैविक प्रणाली में क्या होता है? प्रोग्राम कोशिका के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को संदर्भित ये करता है एपोप्टोसिस। नेक्स्ट है सोडा वाटर जैसे
वातित पेय में कौन सी गैस विलय के रूप में मौजूद होता है? राइट आंसर हो जाएगा CO2 होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 19 नंबर सवाल हमारा। कथन से दिया हुआ सवाल है कि सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं क्योंकि वे क्लोरोफिल का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये बोला गया है, बिल्कुल सही है ये। घटपर्णी पौधा जो कीटभक्षी पौधा प्रकाश संश्लेषण करते हैं तथापि पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कीटों पर निर्भर रहते हैं। बिल्कुल, क्यों कीटों पर निर्भर रहते हैं? तो ये सब जो कीटभक्षी पौधे जहाँ पाए जाते हैं वहां पर क्या होता है? नाइट्रोजन की कमी होती है दोस्तों, और इसी नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ये क्या करते हैं? कीटों को खाते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट सही है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मानव शरीर में नेफ्रॉन को एक कुशल निस्पंदन इकाई क्यों माना जाता है? नेफ्रॉन के बारे में आपसे सवाल है, तो इसका राइट आंसर होगा कि यह रक्त को फिल्टर करता है और उपयोगी पदार्थों को पुनः अवशोषित करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी दवा गिद्धों की मृत्यु का कारण बताई गई है? गिद्धों की मृत्यु का कारण कौन सी दवा को माना गया है? ये माना गया है डाइक्लो डाइक्लोफिनेक। डाइक्लोफिनेक को जो है गिद्धों की मृत्यु का कारण बताया गया है। फिर है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु व्यवहार का प्रकार उसके संगत उदाहरण के साथ सुमेलित है? ये पूछा गया 22 नंबर में सवाल आपसे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक नवजात बछड़ा दूध पीना शुरू करता है, सहज प्रवृत्ति है, बिल्कुल सही है। एक पक्षी सर्दियों के दौरान गर्म क्षेत्र की ओर उड़ता है, बिल्कुल प्रवास इसे कहा जाता है। प्रशिक्षण के बाद एक कुत्ता आदेश पर बैठता है, तो ये स्टेटमेंट इसमें गलत है। एक चिंपैंजी दीमक निकालने के लिए छड़ी का उपयोग करता है, सीखा हुआ व्यवहार, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। सही उत्तर पूछा गया था तो 20 का बिल्कुल सही होगा। अभिकथन और कारण से रिलेटेड यहाँ पे सवाल 23 नंबर है कि कोलाइड को परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्थाओं के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। ये अभिकथन सही है। कारण इसका दिया गया कि कोलाइडी विलयन में यानी कोलाइडल सोल्यूशन में परिक्षिप्त प्रावस्था विलय जैसा घटक होता है और परिक्षेपण माध्यम वह घटक होता है जिसमें यह निलंबित होता है। यह भी स्टेटमेंट सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है आपसे पूछा जा रहा है, तो लार ग्रंथि जो होता है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट ये सवाल है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ब्रोमीन एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहता है, बिल्कुल सही है। अगर धातु की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? तो वो पारा हो जाएगा। गैलियम और सीजियम ऐसी धातुएं हैं जो कमरे के तापमान से थोड़ा ऊपर के तापमान पर तरल अवस्था में रहती हैं। ये 25 नंबर का सवाल पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्या इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये भी सही है कि गैलियम और सीजियम ऐसी धातुएं हैं जो कमरे के तापमान से थोड़ा ऊपर के तापमान पर तरल अवस्था में हो जाती हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पादप और जंतु कोशिकाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है आपसे ये पूछा गया है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है जबकि जंतु कोशिकाओं में नहीं, बिल्कुल सही है। सेलुलोज का बना होता है पादप कोशिकाओं में, सेलवाल। पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तरफ प्लाज्मा झिल्ली होती है, ये बोला गया है। फिर है कि परिपक्व पादप कोशिका में एक बड़ी रितिकाएं होती है जबकि पशु कोशिकाओं में एक छोटी रितिकाएं होती हैं। जंतु कोशिकाओं में जो है सेंट्रोसोम सेंट्रोसोम और लाइसोसोम होते हैं जबकि पादप कोशिकाओं में नहीं होते। तो बिल्कुल सही है, 3 4 2 3 और 4 बिल्कुल सही है कि जंतु कोशिकाओं की तरफ प्लाज्मा झिल्ली नहीं होता पादप कोशिका में। और परिपक्व पादप कोशिका में एक बड़ी रितिकाएं यानी वैक्यूल्स होता है जबकि पादप पशु कोशिका में कई छोटी रितिकाएं होती हैं। जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम और लाइसोसोम होता है जो कि पादप कोशिका में नहीं होता। सारे के सारे स्टेटमेंट सही है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जल जैसे यौगिक में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात क्या है? तो ये कितना होता है? ये होता है दोस्तों 1:8 होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा का क्या कार्य है? तो प्लेसेंटा का कार्य है दोस्तों, यह भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करता है। यह है गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा का कार्य। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान परिभाषित होता है, तो किसी पदार्थ का जो है आणविक जो द्रव्यमान है वह अणु में सभी परमाणु के परमाणु द्रव्यमानों के योग को कहा जाता है आणविक द्रव्यमान। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना इंपॉर्टेंट लगा लीजिए और वीवीआई भी इसको लगा लीजिए। यूरेनियम का इस्तेमाल हम किस में करते हैं? ये सवाल पूछा गया है। तो यूरेनियम का इस्तेमाल हम लोग परमाणु रिएक्टरों में ईंधन के लिए करते हैं।
कोबाल्ट 16 का उपयोग जो है दोस्तों हम किसके लिए करते हैं, तो कोबाल्ट 16 का उपयोग जो है हम कैंसर के उपचार के लिए करते हैं। टेकनेटियम, तो टेकनेटियम का इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं, तो टेकनेटियम का जो इस्तेमाल है दोस्तों हम लोग किसमें किया जाता है, सबसे पहले देख लेते हैं फास्फोरस। तो फास्फोरस रक्त विकारों का उपचार करता है, और टेकनेटियम जो है किसमें होता है, तो चिकित्सा निदान इमेजिंग के लिए हम लोग टेकनेटियम का इस्तेमाल करते हैं। तो ए का हो गया 4, बी का हो गया क्या दोस्तों 1, सी का हो गया हमारा क्या 3, और डी का क्या हो गया 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4132। 4132 किस में है, तो यह है ऑप्शन डी में, राइट आंसर हो जाएगा 30 का डी। नेक्स्ट है कि 20 वर्षीय व्यक्ति के फास्टिंग ब्लड शुगर का फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज का यानी शुगर का सामान्य स्तर कितना होना चाहिए। तो इसका सामान्य स्तर जो है 70 से 130 mg पर डीएल होना चाहिए। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ दांतों का इनामेल मुख्य रूप से किससे बना होता है, तो यह जो है इनामेल किससे बना होता है, तो यह बना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेटाइट से। किससे बना होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेटाइट से बना होता है दांतों का इनामेल। ठीक है, अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये 71 बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप ये भूल कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन काफ़ी अच्छे अच्छे एनसीईआरटी लेवल के कुछ सवाल दिए गए हैं, और कुछ अच्छे अच्छे लेवल के भी सवाल इसमें इंक्लूड किए गए हैं, जो कि ट्री 4.0 के लिए आपके लिए भी जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ट्री 4.0 ही क्यों कहें, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स पूछे जाते हैं उन सभी के लिए ये जो है 150 जो क्वेश्चन साइंस के दिए गए हैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री के, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो जो ट्रिप 4.0 भी देने जा रहे हो तो इस वीडियो को देख लें, क्योंकि यहाँ से जो है दोस्तों क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ जरूर देखने को वहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट है कि मेंडल का कौन सा नियम बताता है कि एक लक्षण के 2 एलील युग्मक निर्माण के दौरान अलग हो जाते हैं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ये बताता है दोस्तों मेंडल का कौन सा नियम, तो यह बताता है पृथक्करण का नियम। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल से बिजली प्रवाहित की जाती है तो यह विघटित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। इस प्रक्रिया को जाना जाता है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग क्लोरो क्षार अभिक्रिया। क्लोर क्षार अभिक्रिया इसे कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उपयोग किया जाता है। तो आपको मालूम होगा कि किस उत्प्रेरक का इस्तेमाल वनस्पति तेलों के हाइड्रोजन के लिए हम लोग करते हैं, तो निकेल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है अभिकथन और कारण से रिलेटेड सवाल, डॉली वीएस कोशिकाओं से क्लोन किया गया पहला स्तनपायी था। यह सवाल पूछा गया, बिल्कुल सही है ये। और डॉली का निर्माण सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर द्वारा किया गया, जो एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक वयस्क कोशिका नाभिक को एक नाभिक रहित अंडे में स्थानांतरित किया जाता है। तो कारण भी इसका सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और डॉली क्या था, डॉली एक भेड़ था दोस्तों, इस पे एक्सपेरिमेंट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि वॉशिंग सोडा के प्रयोगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। गलत कथन की पहचान आपको करना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत दिया गया है। तो इसका उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योगों में किया जाता है वॉशिंग सोडा का, बिल्कुल सही है। इसका उपयोग जो है, और यहाँ पे दिया गया कि नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन के, गलत आपसे पूछा गया। इसका उपयोग सोडियम यौगिकों के निर्माण में किया जाता है, बिल्कुल सही है। इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है, यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसमें कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित क्षार धातुओं को उनके गलनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका गलनांक जो है यहाँ पर जो दिया गया है कि सबसे कम गलनांक इसका हो गया, उसके बाद क्या होगा, ये आपसे व्यवस्थित करने के लिए कह रहा है। तो सबसे कम बढ़ते क्रम में पूछ रहा है। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में क्या हो जाएगा, सबसे कम गलनांक होगा सीजियम का, उसके बाद किसका ज़्यादा होगा, सीजियम से ज़्यादा गलनांक होगा पोटेशियम का, पोटेशियम के बाद सोडियम का, उसके बाद क्या हो जाएगा, लिथियम का होगा गलनांक। तो ये बढ़ते क्रम में हमारा हो गया, यानी आरोही क्रम में। ठीक है, तो सबसे कम गलनांक हो गया हमारा जो है सीजियम का, उसके बाद हो जाएगा पोटेशियम का, ठीक है, उसके बाद सोडियम का, और उसके बाद लिथियम का।
यानी आवर्त जो हम जाते हैं ऊपर से, आवर्त श्रेणी में ऊपर से जब पीरियोडिक टेबल में जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो क्या होता है, गलनांक जो होता है दोस्तों घटता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। मानव शरीर में कितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं? तो मानव शरीर में 4 प्रकार के ऊतक जो है दोस्तों पाए जाते हैं। कौन कौन सा? तो उपकला ऊतक पाया जाता है, संयोजिक यानी कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, मांसपेशी यानी मसल टिश्यू पाया जाता है, और तंत्रिका ऊतक इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट है एनोडाइजिंग, एक प्रक्रिया जिसका उपयोग किसकी मोटी ऑक्साइड परत बनाने के लिए किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? डाइसेक्राइड है और संगठक इसका दिया गया है। तो आपको युग्म सुमेलित करना है, कौन सा युग्म जो है सुमेलित है। तो सुक्रेज जो है संगठक है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का, बिल्कुल सही है। माल्टोज जो है ग्लूकोज और ग्लूकोज को जब मिलाते हैं तो माल्टोज बनता है, और लैक्टोज जो है ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मिलने से बनता है, ये भी सही है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से लंबाई की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो लंबाई की सबसे छोटी जो इकाई है वो है दोस्तों फर्मी मीटर। लंबाई की सबसे छोटी इकाई इसे माना जाता है, और एक फर्मी मीटर बराबर होता है 10 पे पावर माइनस 15 मीटर। नेक्स्ट है कान का कौन सा भाग ध्वनि कंपन को तंत्रिका आवेगों में परिवर्तित करता है? राइट आंसर हो जाएगा, ये करता है कॉकलिया। कौन सा करता है ध्वनि तंत्र को तंत्रिका आवेगों में परिवर्तित? कान का कौन सा भाग? तो ये करता है कॉकलिया। नेक्स्ट है हमारा संवहनी पौधे में जाइलम का प्राथमिक कार्य क्या है? तो जाइलम का प्राथमिक कार्य है दोस्तों जल का परिवहन, ये करता है जाइलम। और फ्लोएम क्या करता है? पत्तियों से बने हुए भोजन को क्या करता है, पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। तो भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है फ्लोएम के द्वारा। किसके होता है? फ्लोएम के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा सवाल, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक जो है वह एंटोनी लोविजियर को कहा जाता है। ठीक है, लवोजियर या लेवोजियर जो भी कहें आप, इन्हें ही आधुनिक रसायन यानी फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? एंटोनी लेवाइजर को कह सकते हैं, लावोजियर भी आप कह सकते हैं। बहुत सारे नाम हैं इनके, मतलब कोई भी प्रोनाउंसिएशन आपको सटीक इसका नहीं मिलेगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। एक तरफ गुण दिया गया और दूसरे तरफ जो है दोस्तों तत्व दिया गया। तो 46 की बात करें तो उष्मा और विद्युत का सर्वोत्तम चालक, उष्मा और विद्युत का सर्वोत्तम चालक जो होता है वो कौन सा होता है? तो तत्व आपसे पूछा गया है। तो उष्मा और विद्युत का जो सर्वोत्तम जो चालक होता है वह कौन होता है? तो यह होता है चांदी होता है। पृथ्वी की भूपर्पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो यह जो धातु है दोस्तों यह है एल्युमिनियम। सबसे अधिक लचीली धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक जो लचीली धातु है वह है सोना। और न्यूनतम उष्मा चालन करने वाली कौन सा है? तो यह है सीसा। ए का क्या हो गया? 4 हो गया, बी का क्या हो गया? 3 हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा दोस्तों? 1, और डी का क्या हो जाएगा? 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4312। तो 4312 किस में है? 46 का राइट आंसर हो जाएगा डी। क्रोमेटोग्राफी तकनीक का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो क्रोमेटोग्राफी तकनीक का उपयोग जो है मिश्रण के घटकों को पृथक करने के लिए हम लोग क्रोमेटोग्राफी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि पादप ऊतकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन आपको पहचाना कि कौन सा कथन सही है। तो कॉलन कायमा एक जीवित ऊतक है जो पौधे के विभिन्न भागों को यांत्रिक सहायता और लचीलापन प्रदान करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है, ये आया हुआ है विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम्स में। ठीक है, और ये बीपीएससी में भी सवाल पूछा गया है। तो कॉलन कायमा का कार्य क्या है कि ये एक पहला बात की लिविंग टिश्यू है, और ये क्या करता है? पौधे के विभिन्न भागों को यांत्रिक सहायता और लचीलापन प्रदान करने का काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर और भी स्टेटमेंट देख लेते हैं कि क्लोरीन कायमा पौधे को लचीलापन प्रदान करता है और ये पत्तियों के डंठलों में पाया जाता है। तो ये इसका जो काम है दोस्तों क्लोरीन कायमा का, ये मुख्य कार्य है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस का ये काम करता है। ठीक है, इसका मुख्य जो कार्य है वो क्या है?
यह प्रकाश संश्लेषण करना, ना कि लचीलापन प्रदान करना। कॉलेनकाइमा, एस्क्लेरेनकाइमा आपने सुना होगा। और ये हो गया आपका। फिर दिया गया कि एडेनकाइमा में क्लोरोफिल होता है और यह प्रकाश संश्लेषण करता है, तो यह गलत है। ठीक है, एडेनकाइमा ये नहीं होता है। एडेनकाइमा प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, बल्कि यह उत्प्लावन में मदद करता है। किसमें? तो क्लोरेनकाइमा, एडेनकाइमा और कॉलेनकाइमा, ये तीनों आपको ध्यान में रखना है। डी भी हम लोग देख लेते हैं। डी भी इंपॉर्टेंट है, मृत कोशिका के बारे में पूछा जाता है। तो पैरेनकाइमा कोशिका जीवित होती है, याद रखना, ना कि मृत होता है। ये कैसा होता है पैरेनकाइमा? जीवित। ये भी सवाल आया हुआ है दोस्तों, इसलिए मैंने इसको डिटेल कर दिया है, क्योंकि ये सवाल आते हैं, यहाँ से सवाल जो होता है इनसे पूछा जाता है उत्तक के बारे में। क्लोरेनकाइमा, एडेनकाइमा, कॉलेनकाइमा। पैरेनकाइमा जो होता है, पैरेनकाइमा ये जो होता है जीवित कोशिका होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि जब कपूर, नेफ्थेलिन या सूखी बर्फ जैसे पदार्थ हवा में खुले रहने पर धीरे धीरे गायब हो जाते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो सब्लिमेशन कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। अभिकथन और कारण से रिलेटेड सवाल है कि सजातीय मिश्रण संरचना या संगठक में एक समान होते हैं। कारण इसका दिया गया कि विषम मिश्रण में अलग अलग पदार्थ होते हैं और उनकी संरचना एक समान नहीं होती है। ऐसा सवाल आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा कि दोनों अभिकथन और कारण सही है, लेकिन कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। राइट आंसर हो जाएगा बी। अभिकथन है कि सूरजमुखी के तेल को अच्छी गुणवत्ता वाला खाद्य तेल माना जाता है। कारण इसका दिया गया कि इसमें असंतृप्त वसीय अम्ल अधिक मात्रा में होते हैं। ठीक है, तो यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से शरीर के तापमान और जल संतुलन सहित होम्योस्टेसिस को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? राइट आंसर हो जाएगा 52 का। 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस हार्ट। ठीक है, जो जल को संतुलित करने के लिए और तापमान को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट सवाल है हमारा 53 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है दूध का खट्टा हो जाना, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। पानी में चीनी का घुलना, यह भौतिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना, यह भी भौतिक परिवर्तन है। और पानी में नमक का घुलना, यह भी भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना, यह रासायनिक परिवर्तन है, याद रखना है। मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, लेकिन मोमबत्ती का जलना यह कैसा है? रासायनिक परिवर्तन है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। मानव किडनी की कार्यप्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा है किडनी का कार्यप्रणाली? किडनी की कार्यप्रणाली क्या है? तो याद रखना है, किडनी द्वारा अपशिष्ट को बाहर निकालने के बाद शुद्ध रक्त वृक्क यानी किडनी धमनी के माध्यम से शरीर में वापस ले जाया जाता है। बिल्कुल सही है। बोमेन कैप्सूल से निस्पंदन वृक्क नलिकाओं से होकर गुजरता है, जहां अधिकांश ग्लूकोज रक्त में पुनः अवशोषित हो जाता है। यह भी बिल्कुल सही है। वृक्क यानी किडनी धमनी अपशिष्ट युक्त रक्त को किडनी से बाहर ले जाती है। यह सवाल पूछा गया है, तो यह गलत है। वृक्क धमनी ऑक्सीजन और अपशिष्ट से युक्त, ठीक है, ऑक्सीजन और अपशिष्ट से युक्त रक्त को छानने के लिए किडनी में ले जाती है, जबकि वृक्क शिरा फिल्टर किए गए रक्त को किडनी से बाहर ले जाने का कार्य करती है। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारा गलत हो गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ग्राहम के विसरण के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर हो जाएगा किसी गैस के विसरण की दर उनके मोलर द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यह स्टेटमेंट है, यह कहलाता है ग्राहम का विसरण। ग्राहम का जो डिफ्यूजन लॉ दिया गया था उसमें क्या था कि किसी गैस का जो डिफ्यूजन होगा उसकी रेट क्या होगा वो बताया गया था कि मोलर द्रव्यमान यानी मोलर मॉलिक्यूलर वेट के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती यह होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना तंत्रिका लसिका तंत्र का हिस्सा नहीं है? ये सवाल आपसे पूछा गया। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा किडनी। किडनी जो है दोस्तों संरचना लसिका तंत्र का हिस्सा नहीं है। 57 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका प्रतिरक्षा प्रणाली में एंटीबॉडी के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। राइट आंसर हो जाएगा बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट जो कोशिका है कोशिका जो है प्रतिरक्षा प्रणाली में एंटीबॉडी के उत्पादन के लिए क्या होता है? यह जिम्मेदार होता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, किसी नमूने में विशिष्ट एंटीजन या एंटीबॉडी की उपस्थिति का पता लगाने के लिए आमतौर पर
किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो किस तकनीक का उपयोग हम इसमें करते हैं, राइट आंसर हो जाएगा एलिसा टेस्ट का उपयोग करते हैं। अभिकथन और कारण से रिलेटेड सवाल है कि अभिकथन है कि नींद के दौरान तेज रोशनी अवांछनीय होती है, कारण है कि तेज रोशनी रेटिना में रोडोप्सिन की गतिविधि को बढ़ा देती है, ये सवाल दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अभिकथन सही है, कारण सही है, लेकिन कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 8 नंबर सवाल है कि एक आणविक यौगिक का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो यह निर्धारित किया जाता है प्रत्येक तत्व की संयोजकता के आधार पर। एथेरो एस, एस्केल एस्केलेरोसिस शब्द से क्या तात्पर्य है, तो एथेरो एस्केलेरोसिस सबसे तात्पर्य हमारा है धमनियों में प्लाक का जमाव, ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोहरा किस प्रकार के कोलाइडल तंत्र को दर्शाता है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि कोहरा जो है गैस में द्रव कोलाइडल तंत्र को दर्शाता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वृक्षों में वार्षिक वृद्धि वलय यानी एनुअल ग्रोथ रिंग्स के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसके वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है दोस्तों डेंड्रोक्रोनोलॉजी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित विवरणों पर विचार कीजिए। पहला है हमारा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में घूमते हैं। दूसरा है परमाणु के आकार की तुलना में नाभिक का आकार बहुत छोटा होता है, ये सवाल पूछा गया है। तो ये बोला गया आपसे कि उपयुक्त विवरण किस परमाणु मॉडल से संबंधित है, तो यह जो है यह अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा जो परमाणु मॉडल प्रतिपादित किया गया था उसी से यह संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ रोग दिया गया है और दूसरी तरफ कारक रोगजनक दिया गया है। तो अगर हम बात करें तपेदिक रोग, तो तपेदिक जो रोग है दोस्तों वह किससे फैलता है, तो यह होता है बैक्टीरिया से। मलेरिया जो है दोस्तों वह एक प्रोटोजोवा जनक रोग है। इन्फ्लुएंजा जो है इन्फ्लुएंजा होता है वायरस से, और दाँत जो होता है दोस्तों वह फंगस यानी कवक से होता है। तो ए का हो जाएगा 2, बी का हो गया 1, सी का हो गया 3 और डी का हो गया 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2 1 3 4। 2 1 3 4 किस में है, तो यह है ऑप्शन बी में, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना सभी विषाणुओं में अनुपस्थित होती है जो उन्हें स्वतंत्र रूप से प्रोटीन संश्लेषण करने से रोकती है। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह है राइबोसोम। क्या होगा इसका राइट आंसर, राइबोसोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है 67 नंबर सवाल। 60 एक तरफ दिया गया अस्थियां और दूसरी तरफ उसका नाम दिया गया। तो छाती की अस्थियां, तो छाती की जो अस्थियां होती है दोस्तों वो आपको याद रखना है। फिर है कॉलर बोन है, फिर घुटने की अस्थि है, फिर कंधे की हस्ती है, ठीक है। तो छाती की अस्थि की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अस्टर्नम। फिर कॉलर बोन जो हो जाएगा, कॉलर बोन की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूं दोस्तों, ये हो जाएगा कॉलर बोन को बोलते हैं उड़ोस्थी, या इंग्लिश में नहीं दिया गया है। कॉलर बोन जो हो जाएगा ये हो जाएगा क्लेविकल हो जाएगा। फिर घुटने की अस्थि, घुटने की जो अस्थि होगा वो किससे संबंधित होगा, तो घुटने की अस्थि आपको याद रखना है यह किससे संबंधित होता है, तो ये होता है प्लेटेला से। और कंधे की अस्थि होता है ये स्कैपुला से। तो ए का हो गया 4, बी का हो गया 1 और सी का हो गया 2 और डी का हो गया 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4 1 2 3। तो 4 1 2 3 किस में, तो यह है ऑप्शन 1 में, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे संगमरमर के नाम से जाना जाता है, तो सभी को मालूम होगा कि संगमरमर के नाम से किसे जाना जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट को कहा जाता है, CaCO3। नेक्स्ट हमारा सवाल है 69 नंबर सवाल कि जीवित कोश जीवों की मूल इकाइयों का वर्णन करने के लिए कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, और जब उन्होंने यह खोजा कि तो वे क्या प्रयोग कर रहे थे, तो याद रखना है
वे प्रयोग कर रहे थे, ये थे सबसे पहले रॉबर्ट हुक, और माइक्रोस्कोप के नीचे कॉर्क के निरीक्षण करते हुए इन्होंने जो है दोस्तों इसका क्या किया था, खोज किया था। तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा होम्योस्टेसिस में नकारात्मक फीडबैक का उदाहरण है? तो नकारात्मक फीडबैक का उदाहरण इसमें से कौन है? राइट आंसर हो जाएगा उच्च रक्त शर्करा यानी हाई ब्लड प्रेशर की प्रतिक्रिया में इंसुलिन का स्राव। नेक्स्ट सवाल है हमारा, आयोडीन वैल्यू शब्द से क्या तात्पर्य है? तो आयोडीन वैल्यू शब्द से क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है, यह यहाँ पर देख लेते हैं, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो याद रखना है आपको कि यह तेल, वसा या मोम में असंतृप्तता की मात्रा को मापने का एक तरीका है जिसमें 100 ग्राम तेल, वसा या मोम द्वारा अवशोषित किए गए आयोडीन की मात्रा मापी जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। थोड़ा स्पीड चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, आमतौर पर सूचक के रूप में प्रयोग किया जाने वाला लिटमस घोल निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? तो लिटमस जो घोल है हमारा प्राप्त होता है लाइकेन से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधातुओं की विद्युत चालकता की सही व्याख्या करता है? तो अधातुओं की विद्युत चालकता की सही व्याख्या कौन सा करता है? तो कुछ अधातुएं अपनी संरचना में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत का चालन कर सकती है। यह बिल्कुल सही दिया गया है अधातुओं के विद्युत चालकता के बारे में। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के उत्पादन के लिए बिल्कुल सही है। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बिल्कुल सही है। लाइसोसोम जो है यहाँ पाचन दिया गया, ठीक है, तो 2 तो इसमें सही है, और तीसरा भी जो है लाइसोसोम जो है पाचन में सहायता करता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस जानवर के शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC नहीं होती है? WBC किस में नहीं होता है? तो आपको याद रखना, हाइड्रा में WBC नहीं पाया जाता है, जबकि केंचुआ, मानव और मछली ये सभी में जो है वाइट ब्लड सेल्स जो है दोस्तों या कार्पोसेल्स पाया जाता है, हाइड्रा में नहीं पाया जाता है। अपघटन अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपघटन अभिक्रिया के बारे में आपसे सवाल पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका याद रखना है कि ये अभिक्रिया दहन अभिक्रिया के विपरीत होती है, अपघटन अभिक्रिया। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल गर्म होने पर जल खो देते हैं तथा क्रिस्टल का रंग बदल जाता है, जो इस अभिक्रिया का एक उदाहरण है। 76 में ये बोला जा रहा है। तो ये भी जो है दोस्तों यहाँ बोला गलत कौन सा? सॉरी दोस्तों, ये सही है। ये अभिक्रिया दहन अभिक्रिया के विपरीत होती है, ये गलत है। ये दहन अभिक्रिया के समान होती है, ना कि विपरीत। तो गलत आपसे पूछा जा रहा था, यहाँ पे पढ़ लेंगे अच्छे से कि यहाँ पे गलत कौन सा है। तो गलत आपसे पूछा जा रहा था, तो केवल 2 जो है यहाँ पर गलत हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो, वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नेक्स्ट हमारा सवाल है, निम्नलिखित में से किस संयोजी ऊतक में तरल मैट्रिक्स होता है और यह पूरे शरीर में गैसों, पोषक तत्वों और अपशिष्ट उत्पादों के परिवहन का कार्य करता है? 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह होता है रक्त में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से एक ही तल या समतल में जुड़ा होता है, जिससे षष्ठभुजाकार संरचना बनती है। 78 ये कह रहा है, इसकी प्रकृति चिकनी और फिसलन वाली होती है और यह विद्युत की सुचालक भी होती है। किस तत्व में उपरोक्त विशेषताएं पाई जाती है? तो यह पाया जाता है किसमें? यह पाया जाता है ग्रेफाइट में। शुक्र ग्रह का वायुमंडल निम्नलिखित में से किस घने सफ़ेद और पीले बादलों से निर्मित है? ये पूछा जा रहा है शुक्र ग्रह के बारे में। तो राइट आंसर हो जाएगा यह है सल्फ्यूरिक अम्ल में, यानी सल्फ्यूरिक एसिड से शुक्र ग्रह के वायुमंडल में सफ़ेद घने पीले बादल देखने को आपको मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है 80 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा प्रयोग किया जाता है? VBI इसको कर लेंगे, कई बार ये सवाल आ चुका है। तो गोताखोरों द्वारा कौन सा मिश्रण प्रयोग किया जाता है? यह किया जाता है हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण। नाइट्रोजन भी दिया रहता है, लेकिन इसको मत मारना है आपको। हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण गोताखोर अपने साथ ऑक्सीजन से भरे सिलेंडर में ले जाते हैं ऑक्सीजन लेने के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव पाचन तंत्र में स्टार्च के पाचन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, एमाइलेज। ठीक है, एंजाइम जो है मानव पाचन तंत्र में स्टार्च के पाचन के लिए मुख्य रूप से कौन सा जिम्मेदार है एंजाइम? तो याद रखना यह है एमाइलेज एंजाइम। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि जब साबुन चिकनाई को साफ करता है तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो याद रखना इस प्रक्रिया को कहा जाता है दोस्तों पाइसीकरण कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। एक तरफ संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू दिया गया और उसका कार्य दिया गया। रक्त क्या कार्य करता है? ठीक है, तो रक्त का काम क्या है? लिगामेंट का काम क्या है? तो याद रखना है बी
BMT बोन मसल को कौन जोड़ता है, टेंडन जोड़ता है, और BBL बोन को कौन जोड़ता है, लिगामेंट जोड़ता है। तो मांसपेशियों को हड्डी से कौन जोड़ेगा, तो ये जोड़ेगा टेंडन। लिगामेंट किसको जोड़ेगा, तो लिगामेंट जोड़ेगा हड्डियों को हड्डियों से। रक्त क्या करेगा, ये गैसों और पोषक तत्वों का परिवहन करता है, सही है। एक मिनट, थोड़ा सुधार कर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो ये काम करेगा, गैसों और पोषक तत्वों को परिवहन करता है रक्त। और एरियोलर ऊतक क्या करता है, तो अंगों के बीच की जगह को यह भरता है। तो ए का हो जाएगा दोस्तों 3, बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 1 और डी का क्या हो जाएगा दोस्तों 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3 4 1 2। तो 3 4 1 2 किस में है, तो 3 4 1 2 है, ये ऑप्शन डी में राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है पीएच मान निम्नलिखित का संख्यात्मक माप होता है। तो पीएच मान किसका होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यह होता है किसी घोल की अम्लीयता या क्षारीय प्रकृति का विश्लेषण करता है यह पीएच वैल्यू। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है वो है कि निम्नलिखित में से किस मानव पोषण में प्रमुख पोषक तत्व नहीं माना जाता है, किसे मानव पोषण में प्रमुख पोषक तत्व नहीं माना जाता है। 85 का राइट आंसर हो जाएगा आयरन को। नेक्स्ट निम्नलिखित में से अम्लों के किस मिश्रण का उपयोग एक्वारिजिया बनाने के लिए किया जाता है। तो एक्वारिजिया बनाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये करते हैं नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, यानी HNO3 प्लस HCl। ठीक है, इसका उपयोग करते हैं एक्वारिजिया बनाने के लिए। और एक्वारिजिया में कितना होता है, तो ये 3:1 होता है, ये भी पॉइंट याद रखना है। कंकाल की मांसपेशियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही नहीं है, कौन सी विशेषता सही नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा बी, ये अनैच्छिक प्रकृति की होती है, यह विशेषता इसकी सही नहीं है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल आमतौर पर फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। तो फोटोग्राफी में हम लोग आमतौर पर किस अम्ल का उपयोग करते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा ये सवाल, तो याद रखना है एसिटिक अम्ल का उपयोग जो है हम लोग फोटोग्राफिक में करते हैं दोस्तों। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है। तो खाद्य परिरक्षक के रूप में हम लोग सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन से रसायन का उपयोग वॉशिंग पाउडर और डिटर्जेंट के निर्माण में किया जाता है। तो वॉशिंग पाउडर है और डिटर्जेंट के निर्माण में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखना ये करते हैं सोडियम सिलिकेट और सोडियम सल्फेट का। बहुत ही VVI ये भी सवाल है, इसको भी हाईलाइट कर लें। नेक्स्ट है हमारा सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया खाद्य पदार्थों में बासीपन उत्पन्न यानी रेंसिडिटी उत्पन्न करती है। तो बासीपन कौन उत्पन्न करता है। राइट आंसर हो जाएगा वसा अम्लों के ऑक्सीकरण के खराब स्वाद और गंध आती है इससे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ है सामान्य नाम और रासायनिक नाम है। ब्लीचिंग पाउडर है, तो आपको मालूम होगा कि ब्लीचिंग पाउडर को क्या CaOCl2 होता है, CaOCl2 ये होता है ब्लीचिंग पाउडर, इसे कहा जाता है। बेकिंग पाउडर यानी खाने वाला सोडा, तो ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 होता है ये। वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3, याद रखना है ये होता है Na2CO3, इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। और प्लास्टर ऑफ पेरिस तो आप लोग जानते हैं CaSO4। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट हो गया, बेकिंग सोडा हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, वॉशिंग पाउडर हो जाएगा कौन सा हमारा, सॉरी थोड़ा मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ। तो वॉशिंग पाउडर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट और प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट होता है CaSO4। तो ए का हो जाएगा हमारा क्या 3 हो जाएगा, बी का कितना हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 2 और डी का क्या हो जाएगा दोस्तों 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3124। 3124 किस में है, तो यह है ऑप्शन सी में, राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि पत्तियों की एपिडर्मिस में मौजूद रंध्रों का प्राथमिक कार्य क्या है। ये आपसे सवाल पूछा गया। तो एपिडर्मिस का रंध्रों का प्राथमिक जो कार्य है दोस्तों वह है गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन करना है, यानी स्टोमाटा का काम है ये। क्षारीय मृदा के लिए सुधार एजेंट के रूप में किस रसायन का उपयोग किया जाता है, VVI कर लीजिए। अगर कोई मृदा क्षारीय है तो उसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो अम्ल मिलाना पड़ेगा, तो यह है कैल्शियम सल्फेट।
ताकि उदासीन हो जाए। नेक्स्ट है कि कोशिका सिद्धांत में रुडोल्फ विर्चो का क्या योगदान था। तो रुडोल्फ विर्चो का योगदान था दोस्तों, यह प्रस्तावित किया कि सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से क्या होती है, उत्पन्न होती है। ये बताया था रुडोल्फ विर्चो ने कोशिका सिद्धांत में, यानी अपने सेल थ्योरी में। नेक्स्ट है कि जब धात्विक सोडियम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यह है दोस्तों उष्माक्षेपी अभिक्रिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का हिस्सा नहीं है। तो आहार नाल का हिस्सा नहीं है, आपसे ये सवाल पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा हृदय जो है आहार नाल का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है पीएच स्केल की खोज किसने की थी। तो सभी को मालूम होगा सोरेन पीटर लॉरिस सोरेनसन ने पीएच स्केल की जो है दोस्तों खोज की थी। कब किया था, तो यह किया गया था इनके द्वारा 1909 में। नेक्स्ट है हमारा मानव पाचन तंत्र में बड़ी आंत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो बड़ी आंत के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन जो है इसमें से सही दिया गया है। तो याद रखना है कि यह अपचय भोजन से पानी को अवशोषित करके मल बनाती है, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, और यह एमाइलेज जैसे एंजाइम का उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट को पचाती है, यह स्टेटमेंट इसमें गलत दिया गया है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है एमाइलेज जैसे एंजाइम से नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है मुख्य रूप से मुंह में जो लार एमाइलेज और छोटी आंत में अग्नाशय एमाइलेज की मदद से होता है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। बड़ी आंत में बैक्टीरिया विटामिन के जैसे कुछ विटामिन बनाने में मदद करती है, तो बिल्कुल यह स्टेटमेंट सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3 इसका सही है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है 100 नंबर हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। तो जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र है वो कौन सा है, तो CaSO4 2H2 है, यह जिप्सम का रासायनिक सूत्र। और जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, तो CaSO4 को हाफ H2O ले लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है 101 नंबर सवाल, मानव के लिए आवश्यक एमिनो एसिड की कुल संख्या कितनी है। तो आवश्यक एमिनो एसिड पूछा गया है, कितना आवश्यक एमिनो एसिड है। तो मनुष्य के लिए जो है आवश्यक एमिनो एसिड की संख्या कितना है, 9 है। नेक्स्ट है कि उन घोल की पीएच मान क्या है जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। तो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जो लाल को नीला करता है वो क्या होगा, तो वह क्षारीय होगा। तो क्षारीय का कितना होता है, उसका जो पीएच वैल्यू होता है 7 से अधिक होता है। तो 102 का राइट आंसर क्या होगा, 102 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। 7 पे तो न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, 1 और 5 पे एसिडिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं, ये सवाल पूछा गया है। तो स्कॉर्बिक अम्ल जो है नींबू में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है साइट्रिक एसिड। क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है साइट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, स्कॉर्बिक अम्ल नहीं पाया जाता है। अंकुरित अनाज में पाया जाता है माल्टोज, बिल्कुल सही। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है और लाल चींटी में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, बिल्कुल जो है सही आंसर यहाँ पे है। नेक्स्ट है दांतों पर बनने वाले पट्टिकाएं यानी प्लाक किन पदार्थों से बनी होती है। तो यह बना होता है भोजन के कण, लार, मुंह के अम्ल और बैक्टीरिया से यह बना होता है। नेक्स्ट है अभिकथन और कारण, हाइपोटोनिक विलयन में पादप कोशिकाएं फटती नहीं है। कारण इसका दिया है कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति संरचनात्मक सहायता प्रदान करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है अभिकथन और कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा हेनरी बेकवेरेल ने रेडियो सक्रियता की खोज की थी या रेडियोधर्मिता की खोज की थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जैविक प्रणालियों में एंजाइम का कार्य है। एंजाइम का कार्य आपसे पूछा गया है। तो एंजाइम का कार्य आपको याद रखना है कि एंजाइम का कार्य है ये उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं को तीव्र करते हैं। नेक्स्ट है यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की आयु 5 वर्ष है तो 20 वर्ष बाद उसका कितना भाग शेष बचेगा। तो 20 वर्ष बाद उसका कितना भाग शेष बचेगा, तो ये बचेगा 1/16 भाग शेष बचेगा दोस्तों। 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, वो आधा हो जाएगा। अगले 5 वर्ष बाद हाफ डिके होता है, तो अगले 10 वर्षों बाद 1/4 हो जाएगा। 15 वर्षों में 1/8 हो जाएगा और इसी तरीके से 20 वर्षों में वो कितना हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना जैव अणु है और उसका महत्व दिया गया। प्रोटीन, तो प्रोटीन का क्या काम है ये पूछा गया है।
तो प्रोटीन एंजाइम और एंटीबॉडी के रूप में क्या करता है, यह इसका महत्व देखा गया है। कार्बोहाइड्रेट जो है ऊर्जा का स्रोत है। वसा जो है दोस्तों यह क्या है, न्यूक्लिक एसिड तो अनुवांशिक घटक है, और वसा क्या है, संरचनात्मक जो है दोस्तों एक आप इसे घटक मान सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या, ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा और डी का 4 हो जाएगा। तो 2 1 3 4 इसका राइट आंसर होगा। तो 2 1 3 4 किस में है, तो यह ऑप्शन सी में। 110 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है। तो सबसे ज़्यादा लंबा तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ किसका होता है, तो ये रेडियो तरंग की होती है। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है सबसे ज़्यादा होता है रेडियो वेव का, उसके बाद होता है इंफ्रारेड का। ठीक है, उसके बाद किसका होता है, दृश्य प्रकाश का होता है, विजुअल रे आप कह सकते हैं इसको। उसके बाद होता है एक्स रे का। ठीक है, तो ये क्रम आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है आपका रेडियो तरंग का, उसके बाद इंफ्रारेड का, औरत किरण का, उसके बाद विजुअल रे का, उसके बाद एक्स रे का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सवाल 111 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा मानव बाल बनाने वाला प्राथमिक प्रोटीन है। मानव बाल बनाने वाला प्राथमिक जो प्रोटीन है इसे कहा जाता है केराटिन कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। उच्च विद्युत ऋणात्मकता, उच्च आयनीकरण ऊर्जा, निम्न स्तरीय तापीय चालक, भंगुर ठोस अनमनीय, निम्न स्तरीय विद्युत चालक। ये आपसे सवाल पूछा है कि उपयुक्त गुण निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट विशेषता है। तो यह किसकी विशिष्ट विशेषता है, तो यह है दोस्तों अधातु की विशिष्ट विशेषता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। आविष्कार और आविष्कारक है। टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया, तो टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया था, तो टाइपराइटर का आविष्कार किया था क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने। ठीक है, गामा किरणों की खोज किसने की थी, तो गामा किरणों की खोज की थी पॉल विलार्ड ने। रेडियो तरंगे की खोज किसने की थी, तो यह किया था मार्कोनी ने। और सेफ्टी लैम्प का खोज किया था सर हेम्फ्री डेविड ने। तो ए का हो गया 2, बी का हो गया 3, सी का हो गया 4 और डी का हो गया 1। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 3 4 1। 2 3 4 1 किस में है, तो यह है ऑप्शन ए में। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा के रूप में वर्गीकृत करने के लिए वर्षा जल का पीएच मान कितना होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो वर्षा जल का जो पीएच मान है दोस्तों वह कितना होना चाहिए, तो इसका जो पीएच मान होना चाहिए 114 का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 5.6 होना चाहिए। अगर 5.6 से वर्षा जल का जो मान कम होता है तो वो उसे कहा जाएगा क्या दोस्तों, एसिडिक रेन कहा जाएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि छोटी आंत में पाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है आपको ये पहचानना है। तो याद रखना है कि छोटी आंत में उपस्थित विली अवशोषण को बेहतर बनाने के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं, यह स्टेटमेंट इसमें सही दिया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वॉशिंग सोडा का अनुप्रयोग है। वॉशिंग सोडा का अनुप्रयोग पूछा गया आपसे कि क्या है, तो इसका उपयोग बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है। बिल्कुल सही है, बोरेक्स यानी सुहागा। इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता के लिए किया जाता है, यह भी स्टेटमेंट सही दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही दिए गए हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति में कलाई पर महसूस होने वाली नाड़ी हृदय गति से कैसे संबंधित है। नाड़ी हृदय गति से कैसे संबंधित होती है, ये सवाल है। राइट आंसर हो जाएगा इसका, नाड़ी हृदय की गति के समान दर से धड़कती है, ये इसका संबंध है। अपचय के इलाज के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है। अपचय यानी जो पचा हुआ भोजन नहीं है उसके इलाज के लिए आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं। कौन सी विशेषता हृदय की मांसपेशियों को अन्य प्रकार की मांसपेशियों से पृथक करती है, तो ये जो है आपको याद रखना कि ये लयबद्ध रूप से संकुचित होती है और अनैच्छिक होती हैं। ये जो होती हैं हृदय की मांसपेशियों को अन्य प्रकार की मांसपेशियों से क्या करती है, पृथक करती हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 120 नंबर क्वेश्चन है कि जब कोई धातु नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है। दूसरा है कि नाइट्रिक एसिड एक मजबूत ऑक्सीकरण एजेंट है यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। तो 120 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 120 का जो राइट आंसर हो जाएगा, सही आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है, तो दोनों के दोनों जो हैं बिल्कुल सही आंसर है कि जब कोई धातु नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता है।
और नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 एक मजबूत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यह भी स्टेटमेंट सही है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना, एक तरफ प्रयोग है उसके तरफ दूसरे तरफ दिया गया है कारण। तो मैरास्मस, तो लंबे समय तक भूखा रहना, इससे क्या होगा, मैरास्मस रोग होगा। क्वासियोड़कर जो है प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। तपेदिक है, तपेदिक जो है दोस्तों वह बैक्टीरियल संक्रमण के कारण होता है, और हेपेटाइटिस भी वायरल संक्रमण के कारण होता है। तो अगर हम बात करें मरास्मस, तो ये ए का हो जाएगा 4, क्वासियोड़कर ये हो जाएगा 3, तपेदिक का हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1। 4, 3, 2, 1 किस में है, तो यह है ऑप्शन सी में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में सल्फाइड अयस्कों को तीव्र ताप पर ऑक्सीडाइज में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कैल्सिनेशन कहा जाता है। ठीक है, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में तीव्र ताप पर ऑक्सीडाइज में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को रोस्टिंग के रूप में जाना जाता है। तो 122 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा कथन जो है इसमें से सही है, तो ये उल्टा दिया गया। ठीक है, ये आपको याद रखना, दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। ये वाला जो है दोस्तों सल्फाइड अयस्क को कहा जाता है रोस्टिंग। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है रोस्टिंग। और कार्बोनेट अयस्क को इसको कहा जाता है कैल्सिनेशन। क से याद रखना है कार्बोनेट, और कल से क्या आता है कैल्सिनेशन। ठीक है, ये उल्टा यहाँ पर दिया गया, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना और कार्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही दिया गया है। सही कथन की पहचान करना है कि कौन सा जो कथन है इसमें से सही है। तो लाल रक्त कोशिकाओं की बात करें तो इनमें हीमोग्लोबिन में आयरन मौजूद होता है, बिल्कुल सही है। इनके कारण रक्त का रंग लाल होता है, बिल्कुल सही है। ये रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता में योगदान नहीं देते हैं, बिल्कुल सही है। ये रक्त में ऑक्सीजन ले जाते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। खाद्य डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप क्यों लगाया जाता है। इसलिए लगाया जाता है कि टीन की तुलना में जिंक अधिक जो होता है अभिक्रियाशील यानी रिएक्टिव होता है, इसलिए। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सिनेबार अयस्क से निकाली जाती है। सिनेबार पारा जो होता है, ठीक है, वह सिनेबार अयस्क से निकाला जाता है। राइट आंसर हो जाएगा 125 का ए। नेक्स्ट है कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था। प्रोटोप्लाज्म शब्द जो है दोस्तों यह दिया गया था पुरकिंजे के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है। तो एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क कौन सा है, तो यह है बॉक्साइट। 127 का राइट आंसर होगा बी। 128 की बात करें तो 128 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हीरा तथा ग्रेफाइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो याद रखेंगे कि हीरे की संरचना जो होता है चतुष्फलकीय होती है, जबकि ग्रेफाइट की संरचना परतदार होती है, यह बिल्कुल सही है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। डेंगू एनाफ्लीज मच्छर से, मलेरिया एडिज मच्छर से, फाइलेरिया क्यूलेक्स मच्छर से, और चिकनगुनिया सैंड फ्लाई मच्छर से, ये पूछा गया है। तो याद रखना डेंगू जो होता है वह होता है एडिज मच्छर से, मलेरिया जो होता है एनाफ्लीज मच्छर से होता है। ठीक है, फाइलेरिया जो होता है यह बिल्कुल सही है, क्यूलेक्स मच्छर से होता है। और चिकनगुनिया जो होता है यह जो होता है सैंड फ्लाई से नहीं, यह होता है एडिज। क्या होता है, एडिज मच्छर के काटने से चिकनगुनिया आता है। तो डेंगू और चिकनगुनिया ये सब एडिज मच्छर के काटने से होता है। सही पूछा जा रहा था, तो सी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैटेनेशन कार्बन की अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ बॉन्ड बनाकर बड़े अणु निर्माण करने की क्षमता है, बिल्कुल सही है। इसी को कैटेनेशन क्षमता कहा जाता है। कोई अन्य तत्व श्रृंखलन का गुण प्रदर्शित नहीं करता, 130 का। तो कौन सा गलत है, तो और भी तत्व करते हैं, केवल कार्बन ही नहीं। कार्बन ये कहिए कि सबसे ज़्यादा करता है, और भी तत्व करता है, ये गलत पूछा जा रहा था। तो 130 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट अभिकथन और कारण से रिलेटेड सवाल। मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण नहीं करता है, बिल्कुल सही है ये। तो शरीर की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिकांश विटामिन आहार के माध्यम से प्राप्त किए जो है दोस्तों जाने चाहिए। ठीक है, ये स्टेटमेंट दिया गया है। तो अभिकथन सही है, कारण भी सही है, लेकिन कारण जो है दोस्तों अभिकथन की सही व्याख्या जो है नहीं कर रहा है, इसलिए 130 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। 132 नंबर 131 का राइट आंसर बी होगा। 132 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित विवरण
विवरणों पर विचार कीजिए। एक कमरे के ताप पर एक तरल पदार्थ है, इसे आमतौर पर अल्कोहल कहा जाता है और यह सभी अल्कोहलिक पेय पदार्थों का एक सक्रिय घटक है। यह सभी अनुपातों में जल में घुलनशील है। उपयुक्त विवरण किस कार्बनिक यौगिक से संबंधित है, ये पूछा जा रहा है। तो यह जो है किस कार्बनिक यौगिक से संबंधित है, तो यह जो है दोस्तों एथेनॉल से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अच्छा सवाल है ये। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अपनी विशेषताओं के साथ सुमेलित है? लाइकेन, कवक और एक जीवाणु का सहजीवी संबंध है, ये कहलाता है लाइकेन का। क्या ऐसा है? तो याद रखना है, शैवाल अधिकतर जलीय और स्वपोषी होते हैं, इसमें केवल यही एक सुमेलित है। ठीक है। लाइकेन जो होता है कवक और जीवाणु नहीं, ये होता है शैवाल। शैवाल के बीच का सहजीवी संबंध है लाइकेन। काई जो होता है यह गहरे संवहनीय होते हैं तथा बीजाणुओं द्वारा प्रजनन करते हैं। नम वातावरण में ये जो है नम वायु में क्या करते हैं, ये लोग पाए जाते हैं। शैवाल ये ज़्यादातर जलीय और स्वपोषी होते हैं। बिल्कुल सही। फर्न जो है गैर फूल वाले पौधे जो बीजाणुओं द्वारा प्रजनन करते हैं, न कि बीजों द्वारा। तो ये बीजों द्वारा प्रजनन नहीं करता है। राइट आंसर केवल शैवाल वाला ही सही है। कोलाइड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काफ़ी अच्छे लेवल के सवाल इसमें दिए गए हैं दोस्तों। 150 क्वेश्चन का अगर आप देख लें अच्छे से, इसको याद कर ले, तो मेरे हिसाब से इससे फालतू जो क्वेश्चन है दोस्तों, इससे मतलब इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने की संभावना है 71th बीपीएससी में। कोलाइड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन इसमें जो है सही दिया गया है? ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि कोलाइड एक समांग मिश्रण है। अच्छा, पहले पढ़ लेते कि इसमें पूछा क्या गया है। गलत आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले आपको याद रखना कि कोलाइड एक समांग नहीं विषमांग मिश्रण है, तो ये गलत हो गया। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि उन्हें नंगी आंखों से पृथक नहीं किया जा सकता, यह बिल्कुल सही है। इसके कणों का आकार इतना बड़ा होता है कि वे प्रकाश की प्रकीर्णन कर देते हैं, जिससे उनकी दिशा दिखाई देने लगती है, यह भी स्टेटमेंट सही है। फिर कि इनके कणों को यदि स्थिर छोड़ दिया जाए तो वे नीचे नहीं बैठते हैं, यह भी स्टेटमेंट सही है। इसके कणों को निस्पंदन की प्रक्रिया द्वारा मिश्रण से अलग किया जा सकता है, यह भी, ये जो है दोस्तों स्टेटमेंट इसमें गलत है। फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया द्वारा उन्हें मिश्रण से अलग नहीं किया जा सकता है। तो इसमें केवल 2 ही गलत है, 1 और 5। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, मानव फेफड़े में गैस विनिमय का प्राथमिक स्थल कौन सा है? तो प्राथमिक स्थल है दोस्तों एल्वियोली। गैस विनिमय यहाँ से होता है एल्वियोली से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विलयनों पर विचार कीजिए। नमक का विलयन है, दूध है, कॉपर सल्फेट का विलयन है, स्टार्च का विलयन है। उपयुक्त में से कौन सा विलयन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन सा विलयन जो है टिंडल प्रभाव जो है प्रदर्शित करता है दोस्तों? तो उस विलयन का नाम क्या है आपको ये बताना है। तो याद रखना है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेगा दूध और स्टार्च का विलयन। ये दोनों के दोनों टिंडल इफेक्ट को दिखाएंगे। नमक का विलयन और कॉपर सल्फेट का विलयन टिंडल प्रभाव को नहीं दिखाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 और 4। श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो याद रखना है कि रक्त में ऑक्सीजन के स्तर का श्वसन दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये स्टेटमेंट इसमें गलत दिया गया है। नेक्स्ट है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से निम्नलिखित में से किसकी खोज हुई थी? किसकी खोज की गई थी? तो याद रखना है किसकी खोज किया गया था? तो परमाणु के नाभिक की। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने परमाणु नाभिक में न्यूट्रॉन की मौजूदगी का पता लगाया था? तो न्यूट्रॉन की मौजूदगी का पता लगाया था जेम्स चैडविक ने। कब? 1932 में। नेक्स्ट है, किसी तरल पदार्थ का तापमान बढ़ने पर उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सरफेस टेंशन पे क्या प्रभाव पड़ता है? जब हम टेम्परेचर को क्या करेंगे दोस्तों, इंक्रीज करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? ये सवाल दिया गया आपसे। राइट आंसर की बात करें तो 140 का राइट आंसर हो जाएगा, यह घटता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कर लें इसको। विटामिन B1 को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है थायमिन। विटामिन B2 को क्या कहा जाता है? विटामिन B2 को कहा जाता है राइबोफ्लेविन। विटामिन B6 को क्या कहा जाता है?
पायरिडॉक्सिन कहा जाता है, और विटामिन B12 को कहा जाता है कोबालामिन कहा जाता है। तो ए का 4 हो गया, बी का 3 हो जाएगा, सी का हो जाएगा 2 और डी का हो गया 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4 3 2 1। तो 4 3 2 1 किस में है, तो यह है ऑप्शन बी में। नेक्स्ट है 42 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से उच्च संयानता यानी हाई विस्कोसिटी वाले द्रव की मुख्य विशेषता क्या है। तो इसकी मुख्य विशेषता है कि यह प्रवाह का विरोध करता है और इसकी संरचना गाढ़ी होती है। यह इसमें सही स्टेटमेंट दिया गया है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना विकार है और विशेषता है इंसोम्निया है, एनोरेक्सिया है, ओबेसिटी है और डिप्रेशन है। ठीक है, ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो 43 की अगर हम बात करें तो 43 का इंसोम्निया की बात करें तो सोमनिया है, तो ये नींद से संबंधित होगा, तो नींद वाला आ जाइए, नींद आने या सोते रहने में कठिनाई का होगा। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है, तो यह एक भोजन विकार से संबंधित है ये। तो यह प्रतिबंधित भोजन, वजन कम होना और वजन बढ़ने का डर इससे है। ओबेसिटी क्या है, कई कारणों से ओबेसिटी होता है, जैसे गतिहीन जीवन शैली और कभी कभी हार्मोनल असंतुलन। तो अत्यधिक कैलोरी का सेवन, शारीरिक गतिविधि का अभाव, तो ये ओबेसिटी हो जाएगा। ठीक है, और डिप्रेशन क्या हो जाएगा, न्यूरोट्रांसमीटर असंतुलन से जुड़ा मानसिक, ये तो सभी को मालूम होगा। तो इंसोम्निया का नींद हो गया, एनोरेक्सिया का हो गया प्रतिबंधित। तो ए का हो गया 3, बी का हो गया 2, सी का हो गया 4 और डी का हो गया 1। राइट आंसर हो जाएगा 3 2 4 1। 3 2 4 1 किस में है, ये ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है वो है हमारा 44 नंबर सवाल है हमारा कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में एक ही तत्व के परमाणु के बारे में उनकी धारणाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा सही है कि वे द्रव्यमान, आकार और रासायनिक गुण में समान होते हैं, ये दिया गया था डाल्टन के द्वारा एक ही परमाणु के परमाणुओं के बारे में सिद्धांत। 145 नंबर सवाल है कि टिनिएसिस एक परजीवी कृमि के कारण होने वाली बीमारी है। इस बीमारी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही आपको बताना कि कौन सा कथन इसमें से सही है। राइट आंसर हो जाएगा कि यह टिनिया प्रजाति के कारण होता है तथा आपके अधपके सूअर या गाय के मांस के सेवन से फैलता है ये टिनिएसिस। सॉरी। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नियम यह बताता है कि स्थिर ताप पर गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपसे सवाल है, अच्छा सवाल है। ये बताता है बॉयल्स का नियम। बॉयल्स लॉ बताता है कि स्थिर ताप पर यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर गैस का जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, वो प्रेशर के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट है अभी कथन और कारण से रिलेटेड सवाल। 147 नंबर सवाल है हमारा। अभिकथन है कि डीएनए द्विरज्जुक होते हैं जबकि आरएनए एकल रज्जुक होते हैं। आरएनए में डीऑक्सी राइबो शर्करा होता है और थायमिन होता है। ये सवाल तो इसका 47 का राइट आंसर हो जाएगा ए सत्य है, लेकिन ये गलत है। राइबोऑक्सी ने ऑक्सी आरएनए का फुल फॉर्म अगर आप देखें तो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीऑक्सी होता है डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, यानी डीऑक्सी राइबोज होता है, ये डीएनए में होता है ना कि आरएनए में होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा 147 नंबर गलत हो गया, मतलब कारण इसका केवल एक ही सही है। लसिका ग्रंथियों का प्राथमिक कार्य क्या है। 148 नंबर सवाल है। तो लसिका ग्रंथियों का प्राथमिक कार्य है लसिका से रोगजनकों को फिल्टर और ट्रैप करना। ये है लसिका ग्रंथि का प्राथमिक कार्य। नेक्स्ट है, प्रोटीन संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए अमीनो एसिड को राइबोसोम तक ले जाता है। बहुत ही बीबीआई ये सवाल है। तो प्रोटीन संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा जो आरएनए है अमीनो एसिड को राइबोसोम तक ले जाने का कार्य करता है। तो यह ले जाने का काम करता है टीआरएनए। और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है कि मानव शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की प्राथमिक भूमिका क्या है। तो एंटीऑक्सीडेंट की जो प्राथमिक भूमिका होती है वो क्या होती है। तो ये कोशिकीय क्षति को रोकने के लिए चयापचय के दौरान उत्पादित फ्री रेडिकल्स को बेअसर करता है। ये एंटी टॉक्सिक का जो है दोस्तों कार्य होता है। ठीक है,
तो एंटीऑक्सीडेंट का कार्य क्या होता है? ये कोशिकीय क्षति को रोकने के लिए चयापचय के दौरान उत्पादित फ्री रेडिकल्स को बेअसर करता है। तो दोस्तों ये थी हमारी डिस्कशन। इस डिस्कशन में बस इतना है। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है दोस्तों। मैंने यहाँ पर 150 क्वेश्चन बायोलॉजी और केमिस्ट्री के खान जीएस सेंटर के द्वारा जो तेसरी निकाला गया था 71 बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए उसको मैंने कवर कर दिया है। तो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और इससे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से जाकर इस वीडियो के पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।